नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडीरा में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से है। क्रिएटेड किया है मैंने इस प्लेलिस्ट को। आप लक्ष्य बिहार बीएड में जाकर हमारे इस कोर्स को स्टडी कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट बिहार बीएड का जो 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसमें उसके लिए आप कंप्लीट लेक्चर को यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और बीएड में सफलता पा सकते हैं। तो आइए हम लोग रीजनिंग का पार्ट इसमें चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हम लोग ये चैप्टर 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर कवर कर लिया है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, और सेकेंड चैप्टर सिलोगिज्म मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम लोग 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था। स्टेटमेंट छोटी सी चीज है। स्टेटमेंट उसको मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में क्या था कि स्टेटमेंट बोलने से थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले माइंड में क्या आया होगा, क्या सोचा होगा हम लोगों ने बोलने से पहले, दैट वाज स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। मतलब स्टेटमेंट बोलने से कुछ सेकंड पहले। लेकिन स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में क्या है कि स्टेटमेंट बोलने के बाद, स्टेटमेंट बोलने के बाद जो तर्क दिया जाता है उसे हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट बोलते हैं। वो तर्क कितना वैलिड है, कितना सही तर्क है, वही हमें बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में इतना समझ लीजिए कि हमें करना क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, वो आर्ग्यूमेंट इस स्टेटमेंट के लिए कितना स्ट्रांग है या नहीं, या वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वो तर्क सही है या तर्क सही नहीं है, यही हमें चेक करना है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ी ही देर में समझेंगे। बस ये मैंने जो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट जो मैंने बोला है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि आखिरकार स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट क्या होगा और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है क्या। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में 2 ही चीज आएगा, एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट और एक वीक आर्ग्यूमेंट। ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो किसके लिए होंगे, ये इस स्टेटमेंट के लिए होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो फर्स्ट में मैं लिखता हूं कि सपोर्टेड बाय एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, या लॉजिक भी बोल सकते हैं, इसी को अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो तथ्य होना चाहिए। ठीक है, तथ्य होना चाहिए। ठीक है, या तर्क, इसे तर्क भी बोल सकते हैं हम लोग, तर्क भी बोल सकते हैं। अभी समझेंगे एक एक करके। सेकंड में क्या है, सेकंड में है प्रॉपर्ली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट, प्रॉपर्ली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीजें जो है हमें याद रखनी है कि आखिर स्ट्रांग आर्गुमेंट और ये वीक आर्गुमेंट क्या चीज है। ठीक है, मतलब कथन के साथ रिलेट करना चाहिए। ठीक है, रिलेट करना चाहिए। थर्ड में आइए देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारे पास क्या है कि आइडियल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। इसको हम लिख देते हैं सच और सार्थक होना चाहिए। सच और सार्थक होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं 1 by 1। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट क्या है। जब भी स्टेटमेंट हमें दिया जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो हमें क्या चेक करना है कि वो जो स्टेटमेंट है और जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, वो आर्ग्यूमेंट जो है तथ्य है या नहीं। उस स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो
देखिए अभी हम ये जो चीज बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दे दिया बाय द चांस, मान के चलिए कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट है और ये आर्ग्यूमेंट है, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है सही तर्क दे रहा है कि नहीं इस स्टेटमेंट के लिए, ये चेक करना है हमें। वो आर्ग्यूमेंट कितना सच है, कितना सही है, तथ्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, कथन के साथ रिलेट करना चाहिए, प्रॉपरली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का जो है, जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा स्टेटमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, रिलेट करना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट कुछ और है और रिलेशन आर्ग्यूमेंट कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, आइडियल, ट्रू एंड मीनिंगफुल। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सच होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है किससे रिलेट करना है, हमेशा हमें स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर देखना है, ठीक है। आइए अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की तो बात हो गई कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या क्या होता है। अब हम थोड़ा वीक आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यही दो चीज हमें क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, आइए हम लोग वीक के बारे में देख लेते हैं। वीक आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो चीज मैंने लिखी है उसे ध्यान में रखकर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितनी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, पहला क्या है, एम्बिगियस इन नेचर, मतलब अस्पष्ट होता है, ठीक है, अस्पष्ट। दूसरा क्या है, टू सिंपल एंड समटाइम सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस, FLUOUS, ठीक है, सुपरफ्लुअस इन नेचर, ठीक है। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं कॉन्ट्रैरी टू एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है कि जो वीक आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा अस्पष्ट रहेगा, जो आर्ग्यूमेंट वीक रहेगा वो स्पष्ट नहीं रहेगा, एम्बिगियस इन नेचर रहेगा, मतलब स्पष्ट कुछ भी बोल सकता है, वो स्पष्ट नहीं रहेगा। दूसरा क्या कर रहा है, टू सिंपल एंड समटाइम्स सुपरफ्लुअस इन नेचर, मतलब कभी कभी क्या हो जाएगा कि जरूरत, इसका मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज्यादा, कभी कभी क्या होगा जरूरत से ज्यादा ही वो इसमें दे दिया जाएगा आर्ग्यूमेंट में, तो वीक आर्ग्यूमेंट होगा। उस कंट्रैरी टू एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, जो स्टेटमेंट है, जो सच बात है, उसके विरोध में कहा जाएगा, कंट्रैरी मतलब विरोध। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, नोट के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं, नोट के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं कि हमें फर्स्ट केस में ओनली वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा, ओनली वाला आर्ग्यूमेंट मैं पूरा लिख देता हूं, ओनली वाला आर्ग्यूमेंट हमेशा वीक होगा या हमेशा फॉल्स होगा, वीक होगा, हमेशा वीक होगा या फॉल्स होगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि ये जो है वीक आर्ग्यूमेंट और फॉल्स, ये डिसाइड होगा किस पे, ये डिसाइड होगा हमारे ऑप्शन पे, हमें ऑप्शन क्या दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि ओनली वाला जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा गलत होगा, उसको पहले ही हमें रॉन्ग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में समझ लीजिए कि कंपैरिजन वाला जो है, कंपैरिजन वाला जो चीज होगा वो हमेशा गलत होगा, हमेशा, ठीक है, रॉन्ग होगा। तो ये दो चीज जब भी हम क्वेश्चन में देखेंगे, डायरेक्टली उसे अगर ऑप्शन में बोल रहा है कि फॉल्स है तो फॉल्स बोलेंगे, वीक है तो वीक आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमें जो आंसर में बताना है वो बताना है कि ये आर्ग्यूमेंट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, यही दो चीज हमें बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आइए उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। मेन ये जो रीजनिंग पार्ट है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, बी मेड फ्री इन इंडिया। अब देखिए इसमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया हुआ है, इस आर्ग्यूमेंट को समझिए। इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया हुआ है कि यस दिस इज द ओनली वे to improve the level of literacy, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि नो it will add to the already heavy burden on the exchequer, ठीक है, exchequer। तो देख लीजिए इसमें क्या है। क्वेश्चन क्या है कि शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, क्या एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में फ्री कर देना चाहिए। आर्गुमेंट देखिए क्या बोला गया। अगर मैंने बोला कि क्या स्कूल एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, दो लोग खड़े हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ऐसे समझिए कि मैंने स्टेटमेंट बोला कि शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया। अब दो लोग खड़े हैं, वो लोग अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं। पहले व्यक्ति ने दिया यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। पहले मैंने कहा कि हाँ यही सही है, यही एक तरीका है जिससे लिटरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन उसने जो बोला है उसमें उसने ओनली लगा दिया और मैंने बोला है कि ओनली वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो पहले ही रॉन्ग होगा, यानी कि वीक आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, वीक आर्ग्यूमेंट होगा। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि नो इट विल ऐड टू द ऑलरेडी हेवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। एक बात समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट एजम्पशन या स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें भावनाओं में नहीं बहना है, इमोशन में नहीं बहना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि नहीं ये क्या करेगा कि बर्डन को बढ़ा देगा। अगर हम एजुकेशन को फ्री कर देते हैं तो बर्डन को बढ़ा देगा। तो सोचने वाले क्या सोचेंगे कि ये गलत बोल रहा है, एजुकेशन को तो फ्री कर देना चाहिए तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन ये जो तर्क दे रहा है, ये जो आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, ये आर्ग्यूमेंट सही बोल रहा है। अब ये ठीक है, ये बोल रहा है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, ठीक है, ये अलग चीज़ है, वो अलग बात हो गया। आप इमोशन में बह जा रहे हैं इसीलिए आंसर। लेकिन ये जो तर्क दे रहा है, तर्क अलग चीज होता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है इसने सही आर्ग्यूमेंट दिया है और ये आर्ग्यूमेंट इससे रिलेट कर रहा है और ये आर्ग्यूमेंट इससे रिलेट भी कर रहा है, सही तर्क भी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग या सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अगर ऑप्शन में वीक और स्ट्रॉन्ग दिया रहेगा तो ऐसे, लेकिन जनरली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट ही रहता है, तो हम लोग ऐसे ही, ठीक है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आई विल ट्राई टू कंप्लीट कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ
मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या कह रहा है, फायर क्रैकर्स इन इंडिया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, देख लीजिए, ये जो था हमारा स्टेटमेंट था, मैं पहला आर्ग्यूमेंट लिखने जा रहा हूं। नो, क्या कह रहा है, दिस विल रेंडर thousands of workers jobless. सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि यस, द firecracker manufacturer used child labor to a large extent। अब इस चीज में देख लीजिए, एक बात है, इसमें क्या चीज है कि समझिए इस चीज को। शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स इन इंडिया। पूछ रहा है कि क्या जो फायर क्रैकर्स है उन पे कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए। मैंने पूछा, दो आदमी खड़े हैं, पहले ने एक तर्क दिया कि नो, उसने कहा, पहले व्यक्ति ने कहा नहीं, दिस विल रेंडर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जॉबलेस। उसने कहा कि अगर बंद हो जाएगा तो इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो तर्क दिया है, उसने सिर्फ तर्क दिया है, उसने जो तर्क दिया है वो सही तर्क दिया है कि अगर मैं फायर क्रैकर्स जितना भी इंडिया में है अगर उसे बंद हो जाए तो उससे जो जॉब की जो संख्या है जॉबलेस की, वो बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो तर्क तो सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि यस, ये दूसरा वाला जो व्यक्ति क्या बोल रहा है मुझसे कि हाँ सही बात है, द फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर यूज चाइल्ड लेबर टू ए लार्ज। बहुत भारी संख्या में जो फायर क्रैकर्स जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग बच्चे लोगों को ही काम पे रखते हैं, चाइल्ड लेबर का यूज करते हैं। तो इसका भी तर्क सही है, दोनों का तर्क सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, और डिपेंड करेगा ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम लोग लिखना चाहें तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, और अगर ट्रू रहेगा तो ये इसको दोनों इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिए जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में, उसमें मैंने क्या बोला है कि सही तर्क होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, स्टेटमेंट को रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला तर्क जो है, पहला और दूसरा दोनों तर्क सही है। आप देख लीजिए दोनों तर्क सही है कि नहीं है, तर्क सही है, दोनों रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सच तर्क है या नहीं है, सच तर्क है, आइडियल है, ट्रू है, ठीक है ना। यही चीज तो चेक करना था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो आराम से 20-25 क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, कोशिश हम लोग करेंगे कि 5-6 क्वेश्चन में ही सारे चीज हमारे कवर अप हो जाए, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बढ़िया क्वेश्चन लिया है और ट्राई किया है कि छोटा क्वेश्चन लूँ, सो दैट कि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा जो मेन पर्पस है वो भी कंप्लीट हो जाए। शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टेटमेंट है ये, याद रखिएगा। ये आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है, पहला व्यक्ति जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो कह रहा है यस देयर आर प्लेसेस, यस दीज आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑपरेट्स, ठीक है, ऑपरेट्स। अब दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, नो एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट will have no place to stay। समझ लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, मैंने पूछा, फिर वैसे ही समझना है, आपको भी वैसे ही करना है।
शुड लग्जरी होटल्स भी बैन इन इंडिया, क्या जितने भी लग्जरी 5 स्टार जो होटल है या जो बड़े बड़े होटल्स हैं क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए? दो व्यक्ति खड़े हैं, पहले ने कहा यस दीज आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑपरेट्स। वो पहले व्यक्ति का कहना है कि हाँ ये तो सही बात है, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल है वो इन्हीं सब होटल्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? नो एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेसेस टू स्टे। जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, बड़े बड़े जो टूरिस्ट आते हैं, वो लोग कहाँ स्टे करेंगे? तो इसीलिए इसका तर्क जो इंटरनेशनल क्रिमिनल होते हैं वो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन्हीं होटलों से ऑपरेट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसीलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वीक आर्ग्यूमेंट है, इसे मैं क्या बोलूँगा? दिस इज वीक आर्ग्यूमेंट, दिस इज वीक आर्ग्यूमेंट। और ये जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है इसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा? अगर ऑप्शन में है तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ऐसा बोल के हम छोड़ देंगे और ऑप्शन जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप ये जो क्वेश्चन है ये आए दिन हम लोग यूज़ करते रहते हैं, होता है कभी कभी कोई भी बात बोल दिए उस पर तर्क वितर्क चलता रहता है। आप कुछ तर्क देंगे, सामने वाला कुछ तर्क देगा, ऐसा ही होता ही रहता है, ठीक है ना। आपका तर्क कभी कभी गलत हो जाएगा, सामने वाले का सही रहेगा, या आपका तर्क कभी सही होगा, सामने वाला का गलत हो जाएगा। तो ऐसा ही होता रहता है, वही मेन चीज़, वही प्रैक्टिकल आप डेली करते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपके सामने प्रैक्टिस करना, ताकि आपको आइडिया मिल सके। सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने कोशिश किया है, कुछ क्वेश्चन छूट भी जा रहा है, तो आई विल ट्राई फ्रॉम माई सेल्फ कि छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या है? शुड देयर बी ए बैन, शुड देयर बी ए बैन और ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। देखिए पहला तर्क क्या मिला है, आर्ग्यूमेंट की बात करें अगर हम, तो पहले व्यक्ति ने जो तर्क दिया है उसने बोला है कि नो इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग। हालांकि ये जो तर्क है वो काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं लिखता हूँ, अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर, एडवर्टाइजमेंट इज बेटर, ठीक है, देन दैट ऑफ you other competitors, the product will not be sold, सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, दूसरे व्यक्ति ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो क्या आर्ग्यूमेंट है? यस the money spent on advertising is very huge and it inflates the cost of the product। देखिए सभी का जो आर्ग्यूमेंट है, आप अगर आर्ग्यूमेंट पे ध्यान देंगे तो कितना सही बात ये जो लोगों ने कहा है, कितनी सही बातें कही है। पहला है कि शुड देयर बी ए बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। मैंने बोला कि क्या बैन कर देना चाहिए? पहले व्यक्ति ने कहा कि नो, नहीं, इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग, अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन दैट ऑफ यू अदर कंपिटिटर्स द प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड। उसने कहा कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो होना ही चाहिए। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक आप अपने कंपटीटर से अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो उसने तो सही कहा है कि किसी चीज़ को अगर मैं लोगों को तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचाऊंगा तो लोग कैसे जानेंगे। जैसे मेरा ही अगर यूट्यूब चैनल है, अगर मैं हर जगह पोस्ट नहीं करूं, मतलब बताऊं नहीं, मेरे अंदर में अगर कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा? मैंने यूट्यूब पे डाल दिया
और अगर मैं किसी को बताऊं ही ना तो मेरा यूट्यूब पे ये जो वीडियो है कौन देखेगा। तो वही चीज़ है एडवर्टाइज। तो इसका जो तर्क है ये तर्क वैलिड है, दिस तर्क इज वैलिड। इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये सही आर्ग्यूमेंट है, ये सही बोल रहा है भले ही, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि यस द मनी स्पेंट ऑन, उसने कह रहा है यस बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मनी स्पेंट हो रहा है एडवर्टाइजिंग में वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये भी तो सही बोल रहा है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 and 2 बोथ आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। देखिए अपनी अपनी जगह पे ये दोनों का आर्ग्यूमेंट सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि पैसा खर्च हो रहा है तो क्या हो रहा है, नहीं, इसका कहना सही है, इसका भी तर्क सही है। तर्क पे ध्यान दीजिए कि तर्क ये सही है या नहीं, स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है या नहीं। अगर इसी स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे अगर क्रिकेट के बारे में लिख दिया जाता है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है ना, तो क्या ये सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है इस स्टेटमेंट को रिलेट करता? नहीं करता। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, वीक आर्ग्यूमेंट। यही बताना है, ठीक है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मुझे जो चीज़ समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, हालांकि मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाना चाह रहा था, लेकिन आई थिंक देयर इज ए बाउंडेशन ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम का लिमिटेशंस है, इसीलिए मैं 1-2 क्वेश्चन जो, हाँ मैं यही क्वेश्चन चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं और वो क्वेश्चन मुझे मिल गया है। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीपिंग इन कंसिडरेशन, स्टेटमेंट है ये, कीपिंग इन कंसिडरेशन, कीपिंग इन the longevity of life in India, should the age limit for retirement in the government job be increased। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए, ताकि हमें इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को भी मिले, और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे इसे। ये है यस other countries have decided so long before, ठीक है। सेकंड में हम लोग आ जाते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, yes it is the actual demand of lakhs of employees। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि कीपिंग इन कंसिडरेशन द लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इन इंडिया शुड द एज लिमिट फॉर रिटायरमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब भी इंक्रीज। गवर्नमेंट जॉब में जो भी रिटायरमेंट का जो एज है वो 60 ईयर्स है, हालांकि प्राइवेट में 58 ईयर्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि हालांकि जो हम लोगों का जो लाइफ होता है, कुछ लोग 70 ईयर्स 80 ईयर्स 90 ज़्यादा से ज़्यादा जी पाते हैं, बहुत वो डिपेंड करता है उन पर, उनके लक पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि क्या उनके रिटायरमेंट का जो एज है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो पहले व्यक्ति ने जो तर्क दिया है उसने बोला यस अदर कंट्रीज हैव डिसाइडेड सो लॉन्ग बिफोर, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे देशों में ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है। तो मैंने क्या बताया है कि कभी भी हमें कंपैरिजन नहीं करना है किसी से भी। तो यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है, अदर कंट्री से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए पहले ही गलत हो जाएगा। कंपैरिजन वाली चीज़ हमेशा गलत होंगे। 2 चीज़ मैंने बताया है, एक ओनली वाला और एक कंपैरिजन वाला, दोनों चीज़ हमेशा गलत होगा, हमेशा वीक आर्ग्यूमेंट होगा वो। इसमें क्या कह रहा है, यस
दूसरे व्यक्ति ने कहा यस, उसने भी बोला हाँ होना चाहिए। अब उसने क्या तर्क दिया ये देख लीजिए कि इट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉय। उसने कहा कि ये डिमांड है, लैक ऑफ एम्प्लॉय, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, ठीक है ना। तो ये भी वीक स्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दोनों जो है बोथ आर वीक आर्ग्यूमेंट है। अगर बाय द चांस मान के चलिए ऑप्शन में हमारा है फर्स्ट इज ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो मैंने पहले ही इसीलिए बताया है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, उसी ऑप्शन को ध्यान में रखकर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। मैंने लगभग सारे चीज़ इसमें कवर कर लिए हैं, इन पांचों क्वेश्चन में मैंने कवर अप कर लिया है और मुझे लग रहा है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, शुड स्मॉल स्टेट्स बी formed out of bigger states in India। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि यस देयर विल बी ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, नो it will be a geo paradise the national integration, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि शुड ए स्मॉल स्टेट्स बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द बिगर स्टेट्स इन इंडिया। कह रहा है कि जो बिगर स्टेट्स है, क्या उस बिगर स्टेट में से कुछ स्मॉल स्टेट्स बना लेना चाहिए। आज ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे स्टेट हैं जो बन के आए भी हैं, हालांकि वो विवाद का कारण था, वो एक अलग रीज़न था, तो उसके बारे में ठीक है हम लोग अभी चर्चा नहीं, जैसा कि हाल ही फिलहाल तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो इसमें तर्क क्या देते हैं, एक व्यक्ति ने तर्क दिया यस ऐसा होना चाहिए, देयर विल बी ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लेकिन उसका कहना है कि अगर अलग होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे कॉस्ट बढ़ेगा, उसके लिए अलग गवर्नमेंट होगा, कैबिनेट होगा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, खर्चा तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बढ़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो ये तर्क जो दिया है इस व्यक्ति ने वो सही तर्क दिया है इसने। कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, एक अलग कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक अलग सीएम होगा, एक अलग आपका गवर्नर होगा, विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पॉसिबल होता है तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। दूसरा क्या कहा इसने, नो इट विल बी ए जियो पैराडाइज द नेशनल इंटीग्रेशन। इसका कहना है कि नहीं, इसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उस पे प्रॉब्लम आ सकता है, हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उस पे दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल आ सकता है, सुरक्षा खतरे में हो सकती है, राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। छोटे छोटे स्मॉल स्टेट हो जाएंगे तो खतरा तो बढ़ जाएगा। तो इसका भी जो आर्ग्यूमेंट है ये सही बोल रहा है। तो बोथ द आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेटमेंट के बाद जो हम लोग सोचते हैं, तर्क करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट होता है, जबकि अजम्पशन में पहले कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे मैं रोकता हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है।
हम लोग आपसे अगले लेक्चर में कोई न्यू टॉपिक लेके आपके सामने फिर आएंगे, क्योंकि बीएड की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और हम चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दें। तो हम लोग अदर जो सब्जेक्ट है उस पर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।